नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को समझते हैं, पॉक्सो एक्ट 2012। इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बच्चों को यौन अपराधों से बचाना और उन्हें न्याय दिलाना। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये पॉक्सो कानून है क्या और ये बच्चों को बचाता कैसे है। चलिए, इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस कानून की हर परत को एक एक करके समझेंगे। अपनी बात को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट की बुनियाद क्या है, फिर जानेंगे कि कौन कौन से काम इसमें अपराध माने गए हैं। इसके बाद शिकायत और जांच की पूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे और आखिर में बच्चों को दिए गए खास सुरक्षा उपायों को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर पॉक्सो एक्ट की नींव क्या है? कौन सी वो बेसिक बातें हैं जो इस कानून को इतना मजबूत बनाती हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, इस कानून के हिसाब से बच्चा है कौन? देखिए, पॉक्सो एक्ट इस मामले में कोई भी शक शुबा नहीं छोड़ता, एकदम साफ और सीधा। 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस कानून की नजर में बच्चा है, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन। इस पूरे कानून के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ बच्चा है। इसका एक ही मकसद है, बच्चों को हर तरह के यौन शोषण से महफूज रखना, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या पोर्नोग्राफी जैसा घिनौना अपराध। इसीलिए इसे चाइल्ड सेंट्रिक या बाल केंद्रित कानून कहते हैं। मतलब हर फैसला, हर नियम बच्चे की भलाई को सबसे ऊपर रखकर बनाया गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अब ये समझते हैं कि ये कानून किन हरकतों को अपराध की श्रेणी में रखता है और उन अपराधों के लिए सजा कितनी सख्त है। इस कानून में जो सबसे गंभीर अपराध है वो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसका जिक्र धारा 3 में है। इसका मतलब है बच्चे के शरीर में किसी भी तरह का पेनिट्रेशन करना। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है और इसीलिए इसकी सजा भी बहुत सख्त है, कम से कम 10 साल जेल से लेकर उम्र कैद तक। लेकिन ये कानून यहाँ रुकता नहीं, बल्कि एक कदम और आगे जाता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें इसी अपराध को और भी ज्यादा गंभीर यानी एग्रेवेटेड माना जाता है, जिसका जिक्र धारा 5 में है। जरा सोचिए, अगर ये घिनौना काम कोई ऐसा इंसान करे जिस पर बच्चे की सुरक्षा की ही जिम्मेदारी हो, जैसे कोई पुलिस वाला, कोई टीचर या कोई डॉक्टर, या फिर अगर बच्चा दिमागी या जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, ऐसे मामलों में कानून कोई भी नरमी नहीं दिखाता। सजा सीधी और बहुत सख्त है, कम से कम 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद या मौत तक। ये कानून सिर्फ बड़े हमलों तक ही सीमित नहीं है। धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट को भी अपराध माना गया है, जिसमें बिना पेनिट्रेशन के गलत इरादे से बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना शामिल है। इसकी सजा 3 से 5 साल तक है। इसी तरह धारा 11 सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित करती है, जिसमें गंदे कमेंट्स करना, इशारे करना या पोर्नोग्राफी दिखाना आता है। इसके लिए भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हर स्तर के शोषण को कितनी गंभीरता से लिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी कानूनी दस्तावेज का हिस्सा है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कानून ने हर अपराध और उसकी सजा को कितनी साफ साफ लिखा है, ताकि किसी तरह के घाल-मेल की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, तो हमने अपराधों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो फिर न्याय पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, न्याय की प्रक्रिया की कुछ तयशुदा कदम हैं। इसकी शुरुआत होती है धारा 19 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने से। इसके बाद आता है सबसे नाजुक कदम, धारा 24 के तहत बच्चे का बयान लेना। फिर धारा 27 के तहत मेडिकल जांच होती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला धारा 28 के तहत बनाई गई एक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। कानून की धारा 19 ये कहती है कि अगर किसी को भी ऐसे किसी अपराध की भनक लगती है तो उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को बताए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ड्यूटी है। चुप रहना भी एक तरह से कानून के खिलाफ है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो खास सुरक्षा इंतजाम जो ये पक्का करते हैं कि इंसाफ की इस मुश्किल राह पर बच्चे को और कोई तकलीफ न हो। देखिए,
कानून बनाने वाले ये समझते हैं कि एक बच्चे के लिए पुलिस स्टेशन या कोर्ट का माहौल कितना डरावना हो सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे नियम हैं जो बच्चे को आरामदेह महसूस कराएं। जैसे बच्चे का बयान उसके घर पर या उसकी पसंद की किसी जगह पर लिया जाएगा। बयान लेने वाली पुलिस अफसर एक महिला होगी और वो भी बिना वर्दी के। बच्चे का नाम और पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ में देरी ना हो, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स को केस दर्ज होने के 1 साल के अंदर अंदर फैसला देने का लक्ष्य दिया गया है। और ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरे कानून का दिल है। इसका हर नियम, हर प्रावधान बस इसी एक बात को पक्का करने के लिए है कि पूरी प्रक्रिया में बच्चे की भलाई और उसके हितों को सबसे ऊपर रखा जाए। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। 4 चीजें जो हमें याद रखनी है। पहली, 18 साल से कम का हर इंसान बच्चा है। दूसरी, ये कानून हर तरह के यौन अपराध को साफ साफ बताता है। तीसरी, ये एक तय टाइम फ्रेम में इंसाफ दिलाने की बात करता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी, ये पूरी प्रक्रिया में बच्चे की सुरक्षा और इज्जत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। कानून अपनी जगह है, बहुत मजबूत है, लेकिन सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। एक समाज के तौर पर हम और आप सब मिलकर इसे जमीनी स्तर पर और असरदार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। किसी भी वर्कप्लेस पर सेफ्टी ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। और आज हम उसी कानून को समझेंगे जिसने भारत में इस अधिकार को हकीकत बनाया, पॉश एक्ट 2013। ये सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसे वर्क कल्चर की नींव है जो सुरक्षित हो और जहां सबको सम्मान मिले। देखिए, कोई भी बड़ा कानून ना रातों रात नहीं बनता। पॉश एक्ट के पीछे भी एक बहुत लंबा संघर्ष है और इसकी चिंगारी जली थी एक साहसी महिला की न्याय की लड़ाई से। चलिए उस सफर पर एक नजर डालते हैं जिसने भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब सालों तक कोई कानून था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस आधार पर विशाखा गाइडलाइंस जारी कर दी? जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। इस कानून की जड़ें उन मौलिक अधिकारों में हैं जो भारत के हर नागरिक को मिले हैं। ये वो ऐतिहासिक घोषणा थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार ये साफ साफ कहा गया कि काम पर सुरक्षा कोई कंपनी की पॉलिसी का मामला नहीं है, बल्कि एक महिला का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये हैं वो 3 मजबूत संवैधानिक पिलर्स जिन पर पॉश कानून खड़ा है। पहला, आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, जो कहता है कि काम पर सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो। फिर है आर्टिकल 19, जो एक सुरक्षित माहौल में कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी देता है। और सबसे ज़रूरी आर्टिकल 21, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जिसका सीधा सीधा मतलब है उत्पीड़न से मुक्त जीवन। तो जब कानून इतने बड़े सिद्धांतों पे बना है, तो ये असल में यौन उत्पीड़न को डिफाइन कैसे करता है? इसके दायरे में कौन कौन आता है और कौन सी जगह को वर्कप्लेस माना जाता है? चलिए इन 3 बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब जानते हैं। कानून यौन उत्पीड़न की परिभाषा एक बहुत ही पावरफुल शब्द से शुरू करता है, अवांछित या अनवेलकम। बस यही इस पूरे कानून का सार है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यवहार कितना छोटा था या बड़ा, अगर वो चाहा हुआ नहीं था तो वो उत्पीड़न की कैटेगरी में आ सकता है। और ये सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट तक ही सीमित नहीं है। इसमें सेक्सुअल फेवर मांगना, भद्दे जोक्स या कमेंट्स करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या फिर कोई भी ऐसा इशारा, चाहे बोलकर किया गया हो या बिना बोले, जो किसी को भी अनकंफर्टेबल महसूस कराए, वो सब शामिल है। इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। और यहीं पे कानून एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाता है। वो कहता है कि ये तय करने में कि उत्पीड़न हुआ है या नहीं, करने वाले के इरादे से ज्यादा जरूरी है कि पीड़ित पर उसका असर क्या हुआ। ये सिद्धांत पीड़ित के अनुभव को, उसकी फीलिंग को सबसे आगे रखता है, जो पहले कभी नहीं होता था। लेकिन इस असर को नापेंगे कैसे? इसके लिए कानून रीजनेबल वुमन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। मतलब कमेटी ये देखती है कि क्या वैसी ही सिचुएशन में कोई दूसरी महिला भी उस व्यवहार को अपमानजनक या असहज मानती। ये चीज़ मामले को पर्सनल पसंद नापसंद से हटाकर एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि ये कानून प्रोटेक्ट किसे करता है, और यहां भी इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है।
ट्रेनीज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इंटर्न्स, वॉलंटियर्स, यहाँ तक कि ऑफिस में आई कोई महिला क्लाइंट या विजिटर भी इसके तहत शिकायत कर सकती है। और वर्कप्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में तो ये परिभाषा और भी जरूरी हो गई है। कंपनी की कैब, क्लाइंट की साइट और यहां तक कि ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स और वीडियो कॉल्स भी वर्कप्लेस ही माने जाते हैं। मतलब उत्पीड़न कहीं भी हो, सुरक्षा हर जगह है। तो हमने ये समझ लिया कि उत्पीड़न क्या है और ये कहां-कहां लागू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो न्याय पाने का रास्ता क्या है? पोश एक्ट इसके लिए एक बहुत ही साफ और टाइम बाउंड प्रोसेस देता है। इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है आंतरिक समिति या आईसी। 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे बनाना जरूरी है और इसकी बनावट भी बहुत सोच समझकर तय की गई है। एक सीनियर महिला अधिकारी, कुछ कर्मचारी सदस्य और सबसे जरूरी एक बाहरी सदस्य, ताकि जांच में कोई भेदभाव न हो सके। पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। पहला, घटना के 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज करनी होती है। फिर आईसी एक निष्पक्ष जांच करती है। जांच के बाद वो अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें मैनेजमेंट को सौंपती है और आखिर में एम्प्लॉयर को उन सिफारिशों पर एक्शन लेना ही पड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल चीज है टाइम। कानून ये पक्का करता है कि न्याय में देरी ना हो, इसीलिए जांच पूरी करने के लिए आईसी को ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों की डेडलाइन दी गई है। ये तारीख पे तारीख वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और जांच के बाद भी जवाबदेही खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर आईसी की रिपोर्ट लेकर बस बैठ जाए। उन्हें सिफारिशों को लागू करने के लिए 60 दिनों का वक्त दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिपोर्ट सिर्फ कागजों में दबकर न रह जाए। कानून ये भी समझता है कि शिकायत करने के बाद उसी माहौल में काम करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जांच के दौरान शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए अंतरिम राहत का भी इंतजाम है। इसमें उन्हें पेड लीव देना या फिर आरोपी को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना शामिल हो सकता है, ताकि जांच बिना किसी दबाव के हो सके। लेकिन पॉश कानून सिर्फ शिकायत होने पर एक्शन लेने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां शिकायत करने की नौबत ही ना आए। ये एम्प्लॉयर्स पर सिर्फ कानून का पालन करने की नहीं, बल्कि एक सुरक्षित वर्क कल्चर बनाने की भी जिम्मेदारी डालता है। इसके लिए एम्प्लॉयर्स को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाकर उसे सबके सामने रखना, रेगुलर अवेयरनेस ट्रेनिंग करवाना ताकि हर एम्प्लॉय अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझे, और आईसी के मेंबर्स को सही ट्रेनिंग देना ताकि वो अपना काम असरदार तरीके से कर सकें। कानून तो 2013 से है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे सीरियसली लागू किया जा रहा है? हाल की कुछ डेवलपमेंट्स बताती हैं कि अब इस पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखी जा रही है, और जो लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ठीक से लागू न होने पर काफी चिंता जताई है। अब तो पूरे देश में सर्वे किए जा रहे हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि कंपनियों ने असल में इंटरनल कमिटीज बनाई भी हैं या नहीं। यानी अब ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं रही, बल्कि एक असल जवाबदेही बन गई है। और इस जवाबदेही को पक्का करने के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई एम्प्लॉयर कानून का पालन नहीं करता तो पहली गलती पर उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर गलती दोहराई गई तो सजा और भी सख्त है। जुर्माना सीधा दोगुना हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी का बिजनेस चलाने का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। यह दिखाता है कि कानून अब इसे एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी शर्त की तरह देख रहा है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए है। पीओएच एक्ट हमें याद दिलाता है कि एक शानदार वर्कप्लेस सिर्फ प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी से नहीं बनता, वो बनता है सम्मान से, सुरक्षा से, और उस गरिमा की नींव पर जहां हर कोई बिना किसी डर के अपना बेस्ट दे सके। चलिए आज एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करते हैं। जब किसी बच्चे से कोई भूल हो जाए तो क्या होना चाहिए? क्या हमारे सिस्टम को उसे एक अपराधी की तरह देखना चाहिए या उसे एक दूसरा मौका देना चाहिए? आज हम भारत के उसी कानून को समझेंगे जो इसी सवाल का जवाब देता है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये सजा के बारे में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद के बारे में है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, असल में यही वो बुनियादी सोच है जिसे किशोर न्याय कानून सुलझाने की कोशिश करता है। और एक समाज के तौर पर हम इसका जो जवाब देते हैं ना, वही ये तय करता है कि हम अपने युवाओं के साथ कैसा सलूक करते हैं और किस तरह के भविष्य में यकीन रखते हैं। तो ये कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक सिद्धांत है। इसकी सोच बिल्कुल साफ है। अपराधी होने से पहले
वो बच्चे हैं। इसलिए मकसद उन्हें सलाखों के पीछे डालना नहीं है, बल्कि देखभाल, सुरक्षा और सुधार के जरिए उन्हें वापस सही रास्ते पर लाना है। अब सवाल ये है कि असल में ये काम करता कैसे है। तो देखिए, इस कानून की एक बहुत ही खास बात है इसका दोहरा ढांचा। ये कानून मानता है कि सिस्टम के संपर्क में आने वाले हर बच्चे की जरूरतें एक जैसी नहीं होती। इसीलिए ये एक ही कानूनी छत के नीचे दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते बनाता है। तो ये दो रास्ते दो बहुत अलग तरह के बच्चों के लिए हैं। एक तरफ है CNCP, यानी वो बच्चे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, जैसे अनाथ बच्चे या जिनका शोषण हुआ हो। और दूसरी तरफ है CCL, यानी वो बच्चे जिनसे अनजाने में कोई कानून टूट गया है। भले ही दोनों एक ही कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। आज हम CCL यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के सफर को जरा करीब से समझेंगे। तो आखिर होता क्या है जब किसी बच्चे पर कोई अपराध करने का आरोप लगता है? किशोर न्याय प्रणाली में उसका सफर कैसा होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सावधानी से बनाई गई है। सबसे पहले बच्चे को किसी आम अदालत में नहीं, बल्कि किशोर न्याय बोर्ड यानी JJB के सामने लाया जाता है। पहली कोशिश ये होती है कि उसे जेल से दूर रखा जाए, इसलिए जमानत यहाँ एक नियम की तरह है। इसके बाद बोर्ड मामले की जांच करता है, सिर्फ सच जानने के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे के हालात को समझने के लिए। और आखिर में जो आदेश दिया जाता है वो कोई सजा नहीं होती, बल्कि उसके भविष्य के लिए एक योजना होती। और यही इस पूरे कानून का दिल है। इसकी सबसे जरूरी बात, ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। यहाँ मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि बच्चे को सुधारना है। लक्ष्य सजा देना नहीं, बल्कि हालात को ठीक करना है। तो ये सुधार असल में दिखता कैसा है? बोर्ड के पास कई रास्ते हैं और उनमें से कोई भी पारंपरिक जेल की सजा जैसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, सामुदायिक सेवा की, या फिर उसे कोई हुनर सिखाने की ट्रेनिंग देने की। और ये जानना भी जरूरी है कि इस लिस्ट में क्या नहीं है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी सबसे कठोर सजाओं को इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब इस नजरिए की खासियत को सच में समझने के लिए चलिए इस कानून के तहत चलने वाली दोनों व्यवस्थाओं की सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक रास्ता है CCL, यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए, और दूसरा है CNCP, यानी देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, दोनों के लिए अथॉरिटीज अलग हैं। CNCP के लिए है बाल कल्याण समिति यानी CWC, और CCL के लिए है किशोर न्याय बोर्ड यानी JJB। रहने की जगहें अलग हैं, बाल गृह बनाम विशेष गृह। और सबसे जरूरी, दोनों के अंतिम लक्ष्य भी एकदम अलग हैं। एक का मकसद है बच्चे के लिए एक परिवार ढूंढना, तो दूसरे का मकसद है उसे एक जिम्मेदार नागरिक बना के समाज में वापस लाना। लेकिन कानून कोई पत्थर की लकीर तो होते नहीं, वो वक्त के साथ बेहतर होते हैं, विकसित होते हैं। 2021 में इस कानून में कुछ चुनौतियों से निपटने और व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक संशोधन किया गया। चलिए देखते हैं कि सबसे अहम बदलाव क्या थे। 2021 के संशोधन में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था जिला मजिस्ट्रेट यानी DM की भूमिका को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, प्रक्रियाओं को तेज करना और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही को बढ़ाना। तो इस बदलाव के बाद अब जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने और सभी बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी करने का सीधा अधिकार मिल गया है। इससे होता यह है कि नौकरशाही कम होती है और जमीनी स्तर पर ज्यादा सख्त निगरानी होती है, जिससे उम्मीद है कि बच्चों से जुड़े मामले और तेजी से सुलझेंगे। तो इन सबका निचोड़ क्या है? किशोर न्याय अधिनियम असल में उम्मीद पर बना एक कानून है। ये इस मजबूत विश्वास पर आधारित है कि हर बच्चा, चाहे उसने कोई भी गलती की हो, एक बेहतर भविष्य बनाने का दूसरा मौका पाने का हकदार है। और इसी के साथ मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ रही हूं। क्या एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो सजा के बजाय सुधार पर ध्यान दे पूरे समाज के लिए बेहतर है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारे कानूनी सिस्टम को ही नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि हम अपने बच्चों को कितनी अहमियत देते हैं और हम कैसा भविष्य बनाना